स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में डेली करंट अफेयर सीरीज़ 28 सितंबर की करंट अफेयर्स आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो पहले समझेंगे सुपर रुद्र ये टाइप है, सुपर कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है वो जो बिग डेटा होता है उसकी एनालिसिस के लिए इसको बनाया जाता है। अब ये किस क्षेत्र में हो सकता है? मौसम के क्षेत्र में सर्वाधिक यूज़ होता है इसका। फिर अंतरिक्ष की गणनाओं के लिए होता है। ठीक है, दवा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसका मेजर यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो 3 सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए गए हैं और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत इनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो NSM है ये 2015 में शुरू किया गया था। इसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, 2015 में इसके तहत भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है भारत में, तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर याद रखिए प्रत्युष और मीर हैं। ठीक है, इसमें प्रत्युष पहले नंबर पे लगभग 6.2 पेटाफ्लॉप्स इनकी गणना की गति है। ठीक है, विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो ये है फ्रंटियर, ये यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का फ्रंटियर। दिसंबर 2023 में ये न्यूज़ आई थी कि फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलते हैं और फैक्ट के बारे में। तो बताया वर्चुअली लॉन्च किया गया है, ये इस मिशन के तहत किया गया है, स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, जो स्वदेशी रूप से पहला विकसित था वो IIT-BHU का परम शिवाय था। ठीक है, ये जो बना हुआ है ऊपर वाले दोनों, इसमें किसी न किसी की मदद ली गई है। ठीक है, और ये जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर अगर भारत का कहें तो वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। परम 8000। तो कुछ फैक्ट ध्यान रख सकते हैं सीधे फैक्ट में, मतलब ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। परम 8000 पहला है, सबसे तेज प्रत्युष है, दुनिया में सबसे तेज फ्रंटियर है। ठीक है, और पहला स्वदेशी परम शिवाय है, और ये भी स्वदेशी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुल लागत 850 करोड़ है। ठीक, किस लिए है? वैज्ञानिक अनुसंधान और को सुविधाजनक बनाने के लिए है। ठीक है, लॉन्च कर रहे हैं 26 सितंबर को ये हुआ है। इतने सारे फैक्ट इसके बारे में जान सकते हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ तक। IDB और UNDP ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह में जलवायु डेटा को बढ़ाने के लिए, तो ये क्या यूज़ है जलवायु डेटा का? ठीक है, ये बात करता है डेटा अंतराल के बारे में। किस क्षेत्र में डेटा अंतराल? तो 2 क्षेत्रों में, मौसम और मौसम से ही जनित जो आपदाएं हैं। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में जो डेटा अंतराल है किसके किसके बीच में? विकसित देशों और कम विकसित तथा द्वीपीय देशों के बीच में। तो प्रभावित कौन ज़्यादा होगा, विकसित वाले कि द्वीपीय देश? तो जो कम विकसित है उनकी सुभेद्यता ज़्यादा है, तो वो जल्दी प्रभावित होंगे, और उनके पास इंफ्रा भी नहीं है। तो इस डेटा अंतराल को ख़त्म करने के लिए अमेरिका का एक बैंक है IDB और UNDP, इन दोनों ने मिलकर सहयोग किया है। ठीक है, अब ये IDB को व्यवस्थित अवलोकन वित्त पोषण सुविधा SOFF के तहत एक वित्त पोषण किया जाएगा कि वो इन देशों के, मतलब LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और SIDS को सहायता दे पाएँ। ठीक, अब ये योजना किसने शुरू की थी, ये एक प्रश्न है। तो WMO और UNDP तथा UNEP इन तीनों ने मिलकर 2021 में इस तंत्र की स्थापना की थी। इसका कार्य क्या है? मौसम पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु सूचना तथा डेटा अंतराल को ख़त्म करना, ये पाँचों इनके काम है। ठीक है, तो ये इस नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। वन लाइनर देखेंगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं है इसमें। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये वन लाइनर वाकई है, डेविड ब्रावो ने संन्यास ले लिया है और ये इस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, चोट के कारण संन्यास ले लिया है। कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते हुए ने चोट लगी थी। IPL में आपको पता है चेन्नई की तरफ खेलते हैं। वेस्ट इंडीज जो देश है वो वास्तव में एक देश नहीं है, कई द्वीप समूहों का एक समूह है। ठीक है, ये जो है इसको ज्योग्राफी में आप लोग ग्रेटर एंटिलीज पढ़ते होंगे, ये है लेसर एंटिलीज। ठीक है, ये नीदरलैंड एंटिलीज है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे देखें, देखिए ग्रेनाडा पूछा हुआ है। ठीक, बारबाडोस, फिर देखिए मार्टिनिक और ग्वाडेलूप, ये दोनों फ्रांस का है। इसी तरह एंगुइला UK का है,
और वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन, प्यूर्टोरिको। इसमें कुछ क्षेत्र दूसरों के हैं, जैसे ये दोनों यूएस का है, ठीक है, ये दोनों यूके का है, फिर ये दोनों फ्रांस का है, ठीक, ये नीदरलैंड का है। इसके अलावा कुछ आज़ाद देश भी हैं, एंटीगुआ बारबूडा, देखिए मॉन्टेसेराट भी इन्हीं का है, डोमिनिका, ठीक है, जो ऐसे क्रॉस ऐसे डब्बे में बना दे रहे हैं वो समझिए कि आज़ाद है, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडा, त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है। इन देशों का क्रम पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन कैरिबियाई सागर में है नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। दो बड़े देश हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती। इनकी राजधानी हैती की पोर्टो प्रिंस और इसकी सैन डोमिंगो, ठीक। ध्यान दे सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आ जाता है, द्वीप से क्वेश्चन आ रहा है हर साल, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। वित्त मंत्री ने समरकंद में AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं बैठक में भाग लिया, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक थी और AIIB की थी, ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है, ठीक है। ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है, ये उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो ताशकंद है। ये हर बार पूछा जा रहा है, जितने भी मिडिल ईस्ट और इधर के कंट्रीज़ हैं उनकी राजधानियाँ भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखें तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, इसी तरह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ठीक है, ये भूलिएगा मत, इसका कोई ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिए। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ठीक है। कम से कम ये 4 याद रहेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इन्हीं चारों को पूछा भी था, तो ये क्वेश्चन फिर आ सकता है, ठीक है, दोनों में, ROA PCS में दोनों में आ सकता है। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। भारत जो ग्लोब नेटवर्क की स्टीयरिंग कमेटी के लिए चुन लिया गया है। तो ग्लोब नेटवर्क किसकी पहल है? ये G20 की पहल है। 2020 में भारत ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। G20 का है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोब नेटवर्क करता क्या है? तो भ्रष्टाचार के निपटान में वैश्विक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कोई मान लीजिए नया साइबर अटैक आया, कोई मेलवेयर आया, ठीक है, तो इसके संबंध में अगर किसी देश में ये आक्रमण हुआ तो दूसरे देश के साथ साझा कर ले वो चीज़ें, तो दूसरा देश बच जाएगा बिना रिस्क लिए, ठीक है। भारत ने बीजिंग में होने वाली ये बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया में भारत इसके संचालन समिति के लिए चुना गया है। बस याद रख सकते हैं ये कौन इसको लॉन्च किया है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। CBI इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने C. बेंगलुरु में 5G ओपन RAN परीक्षण लैब का, RAN मतलब ओपन नेटवर्क रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला की अभी स्थापना की है। ये कहाँ हुआ है? C. के बेंगलुरु परिसर में हुआ है, ठीक है। किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। भारत में 5G इकोसिस्टम के विकास में यह सहायता करेगी, ठीक है। सुरक्षा चिंताओं के बीच मलेशिया के प्रतिष्ठित शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया। ये कहाँ है? मलेशिया में, ये ध्यान देना है, इसका नाम ध्यान देना है। पुराना है, 1994 का है, ठीक है। और किसके लिए जाना जाता है? ये फुटबॉल मैचेस और कॉन्सर्ट के लिए जाना जाता है। तो इतना पुराना था और ये सुरक्षा चिंता क्या थी ये कि ये इसकी अवसंरचना अब जो है ये ध्वस्त करने लायक हो गई थी। भारत में ऐसा नहीं होता यूजुअली जब तक गिर न जाए, लेकिन वहाँ इसको पाया गया कि ये गिर सकता है, इसलिए इसको गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। क्षमता इतनी थी। अब डिसाइड किया गया तो इसको फिर से बनाएंगे और क्षमता इसकी 40,000 के आसपास रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। तो ये दिल्ली में करेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। और इसके कुछ आउटरीच सत्र भी होंगे जो दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में होंगे, ठीक है। पहली बार एशिया का कोई कंट्री ITU मानक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मोटी मोटा समझे तो दूरसंचार के क्षेत्र में मानकों के लिए ये है। भारत में कौन है? इंडिया में कौन मानक स्थापित करता है इस क्षेत्र में? तो इसके लिए ट्राई एक नियामक संस्था है। और खाद्य के क्षेत्र में कौन करता है इसी तरह की चीज़? तो ये FSSAI ये करता है, ठीक है। तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा, दिल्ली में होगा, ये ध्यान दे सकते हैं। चलते हैं अगली खबर पे। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सेमिनार आयोजित हो रहा है। तो ये भी बहुत डीप नहीं जाना है, गोवा में हो रहा है, ठीक है। अवैध रूप से मछली पकड़ने पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यूपी में सभी स्कूली बच्चों की बनेगी अपार ID। तो अपार ID है क्या? तो पहले तो समझें कि ये किस लिए बन रही है। इसके पीछे कह तो रहे हैं कि ये छात्र मतलब इनकी शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि की ट्रैकिंग की जाएगी। असली राज ये है कि नामांकन में जो फर्जी नामांकन होता है
फर्जी नामांकन को समाप्त करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी, आधार से लिंक की जाएगी। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, यूपी में इससे पहले कई और राज्यों ने भी इसको किया हुआ है। ठीक, फर्जी नामांकन खत्म करेंगे, ओवर नामांकन होता ही है, ऐसे ही भर्ती नहीं आ रही है, और कम हो जाएगा, नामांकन घटेगा तो कहाँ से भर्ती आएगी। एक साथ सैकड़ों ड्रोन की सटीक ट्रैकिंग का स्वदेशी सिस्टम, तो ध्यान देना है, स्वदेशी सिस्टम है, एसा इसका नाम है, फुल फॉर्म है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे। क्या करेगा ये एक तरह का रडार है। ठीक, जैसे रडार अपने घेरे में आने वाले, इस घेरे में आने वाले किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करता है और बताता है कि ये चीज़ खतरे वाली आ रही है, उसी तरह से तो जो पारंपरिक रडार हैं वो किस पे काम करते हैं, वो बड़े लड़ाकू विमान पे काम करते हैं, लेकिन ये ड्रोन पे काम करने वाला ऐसा जो है वो ड्रोन पे काम करने वाला एक रडार है। ठीक है, इसको रक्षा अनुसंधान और विकास कंपनी एक है जिसका नाम है यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशन, इसने ही इसको बनाया है। ठीक है, और ये हैदराबाद की कंपनी है, ये ध्यान रख सकते हैं अगर जाना अंदर है तो, नहीं तो सीधे पूछ सकता है ऐसा किस लिए काम करता है, तो ये एक साथ सैकड़ों ड्रोन की सटीक ट्रैकिंग कर सकता है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर में। अरुणाचल प्रदेश के एक शिखर का नामकरण 6वें दलाई लामा के सम्मान में किया गया, इसका नाम है गोरीचन रेंज। ठीक है, 6ठे दलाई लामा जो त्यांग यांग ग्यात्सो इनका नाम है, नाम ही एक टास्क है, तो इनके नाम पे नामकरण किया गया। ये नहीं याद रखना है, गोरीचन रेंज का नामकरण 6ठे दलाई लामा के नाम पे किया गया। वहाँ कमांडर सम्मेलन चल रहा है चीन और भारत का, और यहाँ ये नामकरण हो रहा है, और ये विरोधाभास है दोनों के बीच में। चलते हैं अगली खबर पे। गिर संरक्षित क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई संरक्षित क्षेत्र है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, नेशनल पार्क हो सकता है, या बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है। अब इसके आसपास इको सेंसिटिव जोन बनाना, ये काम केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया था। ठीक है, कि आप इसको कर सकते हैं और इस क्षेत्र में विनियमन कर सकते हैं नए सिरे से। विनियमन किस तरह का, जैसे 3 तरह का विनियमन है इसमें, कुछ को एकदम बैन कर सकते हैं, कुछ के लिए परमिट अलाउ कर सकते हैं, और कुछ को अलाउ कर सकते हैं बिना अनुमति के। अब जैसे जो शिकार करना है, पेड़ काटना है, इस तरह की गतिविधियों को एकदम ही समाप्त करना है इसमें से, इको सेंसिटिव जोन से। कुछ का परमिट लेना है, जैसे रोड आपको बनाना है, ठीक, तो इसके लिए परमिट चाहिए। किसी तरह का वहाँ पे कृषि करनी है तो अनुमति चाहिए, लेकिन पर्यटन के लिए अनुमति नहीं चाहिए, अनुसंधान के लिए अनुमति नहीं चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते होंगे तो उसमें भी 3 घेरा रहता है। ठीक है, बाहर वाला आउटर कोर रहता है, ये इनर कोर रहता है। इनर कोर में कम चीज़ों की अनुमति रहती है, आउटर कोर में ज़्यादा चीज़ों की। तो इको सेंसिटिव जोन भी कुछ उसी तरीके की एक संकल्पना है। ठीक है, ये गिर संरक्षित क्षेत्र में किया गया है। गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये ESZ है क्या। ठीक, इसको 2002 में शुरू किया गया है, 2002 में शुरू किया गया है। और जो मोफेक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 16 के बीच में राज्य सरकारों को इसके लिए अधिकार दिया था, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसकी गतिविधियों का विनियमन कर सकते हैं और 10 किलोमीटर तक एक समान सिद्धांत के अनुरूप इको सेंसिटिव जोन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी खबर थी, ध्यान से इसको देख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है। एक इसी तरीके की और संकल्पना है जिसको हम लोग कहते हैं SEZ। ठीक है, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये भी 2000 में शुरू हुई थी। ठीक, यहाँ भी क्या है, अलग नियम कानून रहते हैं SEZ के अंदर, व्यापार और कर के अलग नियम रहते हैं। तो ये 2000 में SEZ शुरू हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। ग्लोबल एयरोस्पेस समिट, ठीक है, ये इसका 7वां संस्करण 25 और 26 सितंबर को अबू धाबी में आयोजित हुआ। एयरोस्पेस मतलब जो हवाई यात्रा है उसके बारे में जो नवाचार हैं उनको साझा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क का सदस्य बन गया। ठीक है, अब देखिए इसका सदस्य बनने का लाभ क्या है, उससे पहले समझते हैं कि ये बना क्यों है। तो भारत में पारंपरिक खनन एक चुनौती है। ठीक है, पारंपरिक खनन मतलब पुराने रीति रिवाजों से खनन। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो भी उतना अच्छा नहीं निकल पाता है और मृत्यु की संभावना ज़्यादा रहती है, श्रम ज़्यादा लगता है और समय ज़्यादा लगता है।
इससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी घटती है, उत्पादकता घटती है। तो भारत ने मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क को ज्वाइन किया है ताकि जो उत्कृष्ट खनन की जो सर्वोत्तम तकनीक है उनको हम लोग हासिल कर पाएँ। देखो लिखा भी है, खनिज संबंधी नवीन तकनीकों का आदान प्रदान। भारत ने कुल 17 रेयर अर्थ मेटल घोषित किए हैं, ठीक है, यही याद रख सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूरोप में संस्थाओं के मध्य सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु इसे स्थापित किया गया, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। देखिए ये भी ध्यान से करना है, ये BBNJ एक समझौता हुआ था। ये समझौता बहुत दिन नहीं हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये समझौता मार्च में ही हुआ है, मार्च 2023 में शायद। तो इस समझौते में क्या था, ये समझौते इसलिए किया गया है कि अब तक जो UN के पास जो सी के लिए मतलब समुद्र के लिए, समुद्र की जैव विविधता के लिए जो कानून था, कन्वेंशन था, वो क्रॉस बॉर्डर नहीं था, वो केवल देश के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे था। तो बियॉन्ड कंट्री जाने के लिए जो UNCLOS था, जिसको UN क्लोज भी कहते हैं, UNCLOS, एक सेकेंड सही से लिखते हैं इसको, UNCLOS, ये 1982 का एक कन्वेंशन है, ठीक है। ये कहता क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ठीक है, समुद्र के जो नियम है इसके लिए। लेकिन ये वर्क नहीं करता है इस समय, ये क्रॉस बॉर्डर वर्क नहीं करता है। इसके लिए UN ने BBNJ नाम का एक नया समझौता लेके आया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन जाता है ये BBNJ एग्रीमेंट, ठीक। अब भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर कर दिया है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ का फुल फॉर्म है। खुले समुद्र में टिकाऊ तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए अब इसमें जाना चाहें आप लोग तो थोड़ा देख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये सारी चीज़ें उससे ही जुड़ी हुई हैं। डोमेस्टिक फिशरीज़ को लेके जो चैलेंज है, ब्लू इकॉनमी, जॉब रेवेन्यू, क्लाइमेट जो प्रतिरोधकता है, ठीक, डिसीजन मेकिंग को बेहतर करना, कोऑपरेशन और गवर्नेंस को बढ़ावा देना, फ्यूचर जनरेशन मतलब सतत विकास को ध्यान में रखना, ओशियन इक्विटी प्रिंसिपल मतलब समान सामुद्रिक साझेदारी सिद्धांतों का पालन करना, ठीक है, तथा ये रिसोर्सेज की कैपेसिटी को एक्सटेंड करना, स्टडी को मैनेज करना, ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो ये आप लोग देख सकते हैं BBNJ समझौता। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की लंबी छलांग। तो पर्यटक दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है घरेलू और एक होता है विदेशी, ठीक है। यूपी दोनों में नंबर 1 है, ठीक। रिपोर्ट कह रही है कि घरेलू के 60% पर्यटक केवल यूपी आए हैं और विदेश में 40% पर्यटक यूपी आए हैं, दोनों में नंबर 1 हो ही गया। यूपी में विभिन्न शहरों में कुल 32.28 करोड़ पर्यटक आए, ठीक है, जिसमें 11 करोड़ के पर्यटक केवल अयोध्या में आए हैं, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे वाराणसी है जिसमें लगभग 4.5 करोड़ के आसपास आए हैं। फिर मथुरा है जिसमें 3.7 करोड़ आए हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कौन नंबर 1 पे है, अयोध्या नंबर 1 पे है। घरेलू विदेशी दोनों में भारत नंबर 1 पे है। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ गए हैं, तो ये लगभग 7 लाख के आसपास ये ताजमहल के पास गए, ठीक है। तो अब ये समझिए कि अयोध्या में अगर 11 करोड़ लोग गए हैं और 100 रुपया भी खर्चा कर रहा है एक आदमी, तो 1100 करोड़ राजस्व एक साल के अंदर किसी जगह को प्राप्त हो रहा है। सोचिए कितना बड़ा ये जो पर्यटन इकॉनमी है, ये टूरिज्म इकॉनमी कितनी बृहद हो सकती है, ठीक, ये कितना बढ़ सकती है। अभी चलते हैं आगे। पर्यटन मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है अतुल्य भारत कंटेंट हब, ठीक है, डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है कौन मंत्रालय इसको शुरू किया है। इसके अलावा उत्तरदायी पर्यटन मतलब ऐसा पर्यटन जिससे प्रदूषण ना हो और मतलब सतत पर्यटन रहे वो। इस समय पर्यटन क्या है, इस समय पर्यटन वैसा नहीं रह गया। अब क्या, लोग जहाँ जाते हैं उस जगह को ही पोल्यूट कर देते हैं। पहाड़ पे गए तो पहाड़ पे ही कचरा फैला दिए। तो सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी की शुरुआत की है। अब इससे ही मिलता जुलता एक क्या था, ड्रोन दीदी था, और क्या है, लखपति दीदी है। लखपति दीदी जो योजना चल रही है, कितने करोड़, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। इसी तरह ड्रोन दीदी क्या है, ड्रोन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देके आत्मनिर्भरता प्रदान करनी है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह की पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र और अतुल्य भारत कंटेंट हब डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया। इसके अलावा 8 श्रेणियों में 36 गाँवों को, याद रखिए कुल 8 श्रेणियाँ हैं जिसमें 36 गाँवों को
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में पुरस्कृत किया गया। इसमें जो यूपी का पूरा महादेव है उसको विरासत श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो ये थी हमारी करंट अफेयर्स आज की। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल फ्यूचर पीसीएस भी। ठीक है, जुड़े रहिए ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।